हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी। और इसी ज्योग्राफी के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 6 की जो है आपका बात कर रहे थे। और 6 में हम लोगों ने देखा था भू आकृतिक प्रक्रियाओं के विषय में बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे। तो इन्हीं भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए। मैं कुछ चीजें मैं आपको लेक्चर में आपको बता चुका था, इसको अभी हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहले हमने अपक्षय के विषय में पढ़ा था कि अपक्षय क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अपक्षय के विषय में पढ़ा कि अपक्षय है क्या, इसको देखा। अपक्षय कितने प्रकार का होता है, तो अपक्षय के जितने भी वो आपका प्रकार थे उन सारे प्रकारों को मैंने इसमें गौर करके एक एक करके इसमें वो आपको देख लिया और एक एक करके देखकर ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। भौतिक अपक्षय के विषय में बताया, भौतिक अपक्षय के बाद रासायनिक अपक्षय को बताया, और रासायनिक अपक्षय के बाद हमने जैविक अपक्षय को बात करी और अपक्षय के महत्व को समझा। और अपक्षय अगर होता है तो किस तरह की आकृति बनती है वो आपने देखा। अपर्दन को भी हमने इसमें समझने का प्रयास किया। भौतिक अपक्षय पर भी हमने बेसिकली इसमें बात करी। और ये हमने बात कर रासायनिक अपक्षय को हमने देखा। ठीक, वायु अपर्दन के माध्यम से जो स्थिति बनती है उसको हमने पढ़ा। और इसमें आपका परिवहन की स्थिति कैसी होती है, जल परिवहन के माध्यम से होता है और कैसे होता है, इन सभी आकृतियों को हम लोग यहाँ तक इतना पढ़ चुके थे, इतना इसमें गौर कर कर आपका देख चुके थे और इतना बात कर चुके थे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको आगे बढ़ना है। और ठीक, इतना हम देख चुके थे। अच्छा, दूसरा मैंने इसमें आपको अपक्षय तथा अपर्दन में जो अंतर है वो भी मैंने आपको बता दिया था कि अपक्षय क्या होता है। जो हमारी चट्टाने हैं उन चट्टानों में क्या होती है, आपका आपका रूप में कमी आती है। बेसिकली रूप में आपका कमी आती है तथा जो भी उसमें तत्व हैं उन तत्वों का क्या नहीं होता, स्थानांतरण नहीं होता है। अपर्दन का मतलब है किसी भी आपका चट्टान या आप मान लीजिए कोई भी आपकी सहल है, चट्टान या सैल का अपर्दन हो तथा वो अपर्दन वाला जो तत्व है तत्व क्या हो जाए, स्थानांतरण। ये हमको आपका देखना। ठीक, इस पर बात करनी। अब हम वापस सबसे पहले एक चैप्टर है जो हमारा इस पॉइंट में हम लोगों को पढ़ना है और वो हमको क्लियर करना है। ये था बृहत संचलन, मास मूवमेंट की हम बेसिकली बात कर रहे थे कि मास लेवल पर मूवमेंट होता कैसे है। मान लीजिए ये कोई आपकी प्लेट है, कोई शीट है, ठीक है। ये कोई पूरा एक प्लेट थी, तो पहले ये वाला पार्ट टूटा, फिर धीरे धीरे करके इस तरह से हुआ, फिर अंततः ये पूरा पार्ट समाप्त हो गया, फिर एक साइड से शिफ्ट हो गया और पूरा आपका हो गया। यानी कि इस प्रकार से मास मूवमेंट होता है। देखिए पूरी हरियाली थी, धीरे धीरे पार्ट टूटने लगे, जमीन का जो आपका फिसलने लगा, इतना बच गया। फिर किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि साइड में बच जाते हैं, बीच में। ये सारी जितनी भी आपका कंडीशन है, स्लाइडिंग जो आपका सरफेस है, आपका सोल्यूशन है, आपका ट्रीज है, ट्री कॉप्स हैं, डायमंड शॉट्स हैं, सारी चीज में दिखाई गई है। क्लियर है, हेड कॉप्स है, आपके वॉल कैनो से भी ये कंडीशन हो सकती है। उन सारी कंडीशनों को भी हमने दिखाया। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सा, जो बुक में तो दिया है वो तो पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा हम लोग आपका बुक के अलावा भी इसको पढ़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले गौर करके एक बार और अच्छे से आपका देख लीजिए। किसी को कोई डाउट लगता है या कोई चीज में आपको समझ नहीं आती है, मुझसे पूछ लीजिए आप। क्लियर है, देखा इतना? ठीक,
चलिए इसी में अगर हम बात करें, आगे आगे बढ़ बात कर रहे हैं बृहद बृहद संचलन, ठीक। वे सभी प्रकार के संचलन जिसमें सैलों का बृहत मलबा गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के रूप में प्रयुक्त या ढाल के अनुरूप, प्रयुक्त उचित शब्द नहीं रहेगा, ढाल के अनुरूप स्थानांतरित हो जाता है। स्थानांतरित देख लिया। और ध्यान रखना ये है बृहद संचलन तीव्र या मंद दोनों हो सकता है। ये तेज भी हो सकता है और आपका जो स्लो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस में भी हो सकता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भूस्खलन, लैंड स्लाइडिंग क्या होता है, लैंड स्लाइडिंग के विषय में पढ़ेंगे। हो गया, आगे बढ़े। चलिए इसी में कर लेते हैं। लैंडस्लाइड देखिए ये कैसा है, एक भू वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें शैलें और मलबे के एक भाग, कह रहे हैं कि एक भाग का नीचे की ओर खिसकना। कैसा हो रहा है, एक मलबे का नीचे को खिसकना
या संचलन शामिल होता है। ठीक, ये है बेसिकली आपका। अब देखिए, यह जो संचलन है या चलन है, संचलन है, अब आ रहा है समझ में? बड़ा संचलन क्या है? ठीक है, लेफ्ट साइड का ही पार्ट है। तो ये है छोटे तथा स्थानीय बदलावों से लेकर बदलावों से लेकर एवं विनाशकारी घटनाओं तक शामिल है। ठीक है, ये सारी देख लिया। इसके बाद आपका सोयल फॉर्मेशन देखेंगे कि आपका मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, और सोयल फॉर्मेशन के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें नया चैप्टर हम लोग शुरू कर लेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ जाए इससे आगे। ये देखिए, मृदा या मिट्टी का निर्माण कह रहे हैं कि चट्टानों के टूटने व पिसने, घिसने के कारण मृदा या मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों ताजी व गीली सड़ी पत्ती गीली सड़ी पत्तियों, मृत जीवों मृत जीवों तथा पेड़ पौधों के अवशेषों से ऊपरी परत को बनने में कम से कम 300 से
800 वर्ष का समय लगता है। ठीक, ये है इसकी पूरी मैकेनिज्म कि मृदा कैसे बनती है। तो बेसिकली होता क्या है, चट्टानों का अपक्षय हो गया, वो कट गए, छोटे टुकड़े हैं, फॉसल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हीं के सल्ले गड़ने से जो आपकी पतली परत बनती है, उसी से कम 300 से 800 साल के बीच एक हमारी परत का निर्माण होता है। हो गया। चलिए ये वाला पेज कॉपी करें इसके आगे, फिर चलते हैं वापस अपने चैप्टर पर। हमारा कंटिन्यू हो रहा है चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस तरह से जो पूरा हमारा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, रक्षय, अपक्षय, अपर्दन सारा इसमें हमने देख लिया एक एक करके, लेस लैंडिंग वगैरह। ठीक है, डिपोजिशन में क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको बताया डिपोजिशन में भी, जो नदी अपने साथ कटाव छटाव करती है, कंकड़ धूड़ पत्थर ले जाकर, जब वो आपके मैदानी क्षेत्र में आपका प्रवेश कर दिए तो उसको वापस किनारे पर उनको जमा देती है। आप गंगा किनारे आप जाते होंगे कभी भी, या किसी नदी के कोई आपने गधेरा देखा होगा, उसके साइडों में आपका पत्थरों में रेत जमा होता है, रेत बालू कंकड़ भारी, वो सब क्या है, वो उस नदी का ही आपका डिपोजिशनल है, जो वो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहाकर आपके लाई है। ठीक है, और देखिए मृदा के जो कारक हैं, मूलभूत रूप से इनके 5 कारक हैं। इन कारक में आपका डिपेंड करती है। मूल कारक में शैल है, स्थायी कृतियां हैं, जल वाष्प, जल क्रिया हैं और समय है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी में आपका डिपेंड करती है। ठीक है, और मृदा एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है, जिसमें आपका प्रवणता, वर्षा, वर्षण की बारंबारता, अधिकता, आर्द्रता, मौसम शैली, सारी चीजें इसमें दिखाई देती है। अब है मूल पदार्थ सेल। ये आपके बेसिकली जो ऑर्डिनल सेल है वो कौन से हैं, तो निर्माण सेल की प्रक्रियाओं का अगर आप लोग देखोगे तो जो स्थानिक है, यानी कि इन सीटू, जो वहाँ के लोकल हैं उनको स्थानिक को बोलते हैं इन सीटू, ये आपको एनवायरनमेंट में भी आपको टर्म मिलेगी। और अपक्षय मलबा सेल मतलब अपशिष्ट है। निक्षेपण मतलब आपके जो आपका परिवहन की आपकी मृदा है उससे है। ठीक है, तो ये सारे चीज कण आपस में मिलकर संयुक्त रूप से आपका निर्भर करते हैं, और इसी में ही आपकी उच्चावच जो आपकी टोपोग्राफी है, किसी सेल की सक्रियता, नियंत्रण कारक, सब इसी में क्या होते हैं, एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। कुछ में बायोलॉजिकल आपकी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ इसमें टाइम लिमिट्स होती हैं, जिनके कारण ये सारी चीजें होती हैं। तो यही ऐसे मेन फैक्टर हैं, मेन कारक हैं जो इसमें आपका फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या जो हमको दिखाई देते हैं। क्लियर है, ये इतना आपको देखना। चलिए, ये इतना आपने देखा। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन हो पूरे चैप्टर में, मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इसी में कुछ ऑप्शनल है, इनको हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब कह रहे हैं कि ऑप्शनल को देखिए आप गौर करके, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकर्मणीय आपकी प्रक्रिया है, तो कौन सा होगा, निक्षेपण होगा, आपका पटल विरूपण होगा, ज्वालामुखी होगी। अब रिवर्सिबल की बात कर रहा है वो, तो क्या होगा, अपर्दन इसका सबसे बेस्ट आंसर। अगला है जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है, तो भाई किसको करेगी, ग्रेनाइट को नहीं, पत्थर है तो पहाड़ में क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वार्ट्ज को भी नहीं, चिल्का आपका किले मिट्टी तो उसके नीचे है। तो जब भी आपका जलयोजन प्रक्रिया होगी, वो हमेशा जो उसकी सैलिनिटी है, जो उसकी लवणता है, उस लवणता को ही आपका प्रभावित करती है। इसको करती है, सैलिनिटी को आपका प्रभावित करती है। अगला देखिए, कह रहे हैं मलबा अधभाव, अधाव को किस श्रेणी में आपका सम्मिलित किया गया, तो इसको हमको ध्यान रखना है कि भूस्खलन में हमने देखा है, मंद प्रवाह या प्रसंचलन में, तीव्र प्रवाह या संचलन में, या अवतरण में। अगर कोई चीज बहुत जल्दी से नीचे आ रही है, उसको कहाँ ऐड किया गया है, तो तीव्र प्रवाह बृहद संचलन में।
और मैं आपको दिखा था कि लेफ्ट राइडिंग अचानक होती है। क्लियर है? ये उसी को समझाने का, उसी को बताने का आपको प्रयास किया गया है। क्लियर है? बाकी सारे शब्द हैं, आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई ऐसा टफ नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। 30 शब्दों में आपको अक्षय और जैविक प्रक्रिया लिखना है, बृहत संचलन लिखना है, आपको गोचर अवस्था लिखनी है, गतिशील बृहज्जन क्या है, एक्सटर्नल जो इंटरनल फोर्स को आपको मेजर डिफरेंस बताना है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, अक्षय कैन रहता है, सेम जो आपको परिभाषा लिखाई है वही आपको लिख देंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, फिर भी आप एक बार घर जाकर इसको पढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को एक बार जरूर पूछिए। कोई भी गलती है किसी प्रकार की, कोई डाउट कोई रह जाए, आप मुझे जरूर बताइए।